नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों आज से हम अपने YouTube चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं CTET के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। तो देखिए हम शुरू से ही यहाँ पर 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन पेपर को करेंगे स्टार्ट। और जो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है जैसे कि आप देख रहे हैं तो 26 जून 2011 का है। हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे और अब 2018 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो हम सभी आपको शुरू से कराएंगे, ठीक है ना। तो विद आंसर होंगे आपके ये और विद एक्सप्लेनेशन, तो हम इनको करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट कवर होंगे लेकिन शुरू से, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ तक हिसाब कहता है आप खाली इन पेपरों को ही कर लोगे तो कम से कम आपका निकल जाएगा CTET, ठीक है ना। इतना आपका हो जाएगा CTET आपका 90 नंबर तक निकाल लोगे। और उसके ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे तो आप 100 से भी ऊपर खींच सकते हो। तो कम से कम आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैंने भी CTET कम से कम 5 CTET मेरे निकले हैं और मैंने केवल इन्हीं को ही पढ़ा है और सब में मेरे 97 से ऊपर नंबर हैं। तो मेरा इसी से निकला हुआ है, तो मेरी आशा है कि आपका भी शायद इसी से ही निकल जाएगा आराम से। तो जो भी आने वाले समय में भावी अध्यापक बनना चाहते हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो देखिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो किस ओर संकेत करती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप क्या जानते हैं पाठ्यचर्या से, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आखिर पाठ्यचर्या क्या होती है। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होती है पाठ्यचर्या, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है ये होती है पाठ्यचर्या, या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री होती है। तो देखिए पाठ्यचर्या इसका सेकेंड आंसर सही होगा एकदम, जो इसका जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा वो सेकेंड होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो है वो सेकेंड आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है कि शिक्षण के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त भी शिक्षण के कई प्रकार के सहायक क्रियाकलापों की आवश्यकता शिक्षण के दौरान पड़ती है। तो देखिए जब भी हम बच्चों को शिक्षण कराते हैं तो पाठ्य सामग्री के अलावा बहुत सारे क्रियाकलाप भी हमको करने पड़ते हैं अध्यापकों को। तो पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण के सभी जो क्रियाकलाप होते हैं, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण के सभी सहायक क्रियाकलापों को संयुक्त रूप से करिकुलम कहा जाता है। तो ये देखिए पाठ्य वस्तु और शिक्षण के जो सभी सहायक क्रियाकलाप होते हैं इन सभी को मिलकर बनता है करिकुलम, जिसको कहा जाता है पाठ्यचर्या कहा जाता है। इस तरह पाठ्यचर्या में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन किसी भी प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है अंतर्निहित होता है। तो हर प्रकार का जो क्रियाकलाप होता है जिससे बच्चे को कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो उसी के अंदर आता है, या बच्चा जो भी महसूस करता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए तीसरा है निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। तो देखिए जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो किस पर आधारित होती है, शरीर शिक्षा एवं कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो देखिए खेल पद्धति जो होती है वो होती है हमारी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा ये, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए एक बच्चा है जो अतीत की में उसने कोई परिस्थिति में कोई अनुक्रिया की थी और फिर वो नई परिस्थिति में कोई अनुक्रिया कर रहा है, तो ये संबंध किससे रखता है। देखिए सीखने के सदृश्य नियम से, सेकंड सीखने के प्रभाव के नियम से, सीखने की प्रक्रिया और अभिवृत्ति के नियम से, या सीखने के तत्परता के नियम से। तो किससे संबंधित होता है, ये होता है सीखने के प्रभाव के नियम से। देखिए समझते हैं किस तरीके से होता है ये। तो देखिए व्यक्ति अतीत की समान परिस्थितियों में कई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। देखिए आपने यहाँ बिल्ली वाला देखा होगा, जो प्याजी ने बिल्ली वाला दिया था तो शुरू में जब उसको बंद कर देता तो बहुत सारी अनुक्रिया करती है वो, लेकिन एंड में क्या होता है जब वो सीख जाती है पिंजरे को खोलना तो एंड में वो क्या करती है, वो बटन दबाती है और अपना बाहर निकल कर भोजन प्राप्त कर लेती है। देखिए पहले जो स्थिति थी उसमें उन्होंने अनुक्रिया की और एक बाद में जो नई स्थिति थी उसमें उन्होंने अनुक्रिया की, तो उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, पहले और बाद वाले का। तो ये जो कहा था ये
हमारा थार्नडाइक जी ने कहा था, ठीक है ना। तो ये किसका है, थार्नडाइक जी का है, जो प्रभाव का नियम दिया है। उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके इस चीज़ को प्रमाणित किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये डिसलेक्सिया जो होती है पठन विकार से संबंधित होती है। जो डिसलेक्सिया होती है वो संबंधित होती है आपकी पठन विकार से। देखिए जो डिसलेक्सिया होती है आपकी पठन विकार से संबंधित होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्यों ना हो। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और हम इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस शिक्षा पद्धति को समावेशी शिक्षा भी कहा जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप एक बार कर लेंगे सारे क्वेश्चन पेपर तो आपका पेपर 100% निकल जाएगा। जल्दबाजी में आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। देखिए आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक अध्यापक को किसके प्रति संचेत होना चाहिए। देखिए अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना या फीडबैक देना। देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है वो इसका आंसर है सेकंड। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। इस सेकंड इन्होंने क्यों माना था, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड किस लिए माना था इन्होंने, ये किसी विद्यार्थी को बुद्धिमान एवं अन्य को औसत कहना कक्षा में असमानता और भेदभाव की स्थिति को उत्पन्न करता है तथा इसका कुप्रभाव बच्चों के अन्य छात्रों पर भी पड़ता है, ठीक है। बुद्धिमान छात्रों को अभिप्रेरित कर उन्हें बुद्धिमान कहा जाना चाहिए। बुद्धिमान जो छात्र होते हैं ना उनको अभिप्रेरित और करने के लिए उन्हें बुद्धिमान कहना चाहिए, किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पर इसका गलत प्रभाव किसी बच्चे पर ना पड़े, ठीक है ना, बल्कि अन्य छात्र भी बुद्धिमान बनने के लिए प्रेरित हों। तो हमें इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए प्रतिभाशाली होने का कौन सा संकेत नहीं है। बच्चा सृजनात्मक है तो प्रतिभाशाली नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ता है तो प्रतिभाशाली नहीं है, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो देखिए जो बच्चा दूसरों के साथ झगड़ता है वो प्रतिभाशाली नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। सृजनात्मक विकार, अभिव्यक्ति में नवीनतम, जिज्ञासा इत्यादि प्रतिभाशाली छात्र की विशेषताएँ। देखिए जो बच्चा सृजनात्मक होता है, ठीक है, और अभिव्यक्ति में नवीनता होती है उसकी और जिज्ञासा वाला होता है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। और प्रतिभाशाली छात्र जो होता है कभी भी झगड़ता नहीं है, यदि झगड़े में जैसी स्थिति में वो फंस भी जाता है तो विवेक से काम लेते हुए इसको सुलझा लेता है, ठीक है। तो ये आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। देखिए इसका श्रेय जाता है पियाजे जी को। देखिए इसको किस तरीके से देखते हैं, पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए मनोवैज्ञानिक पियाजे ने मानव विकास की वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं के कई सिद्धांत दिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय भी पियाजे जी को जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए उन्होंने अपने बच्चों को ही खोज का विषय बनाया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनका अध्ययन करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी भ्राम क्रियाओं का दायरा बढ़ता चला जाता है और बच्चा भी बुद्धिमान बनता चला जाता है। इस तरह उन्होंने दुनिया के बारे में समझ का सृजन होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा था पियाजे जी ने, इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया था और उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन पर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया और बाहर क्रियाओं में अपना
दायरा बढ़ता गया उसका, तो बच्चा धीरे धीरे बुद्धिमान होता चला गया और वो तेज़ होता चला गया। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। इससे क्या दर्शाता है आपको? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में बातें करें। कृतिका अपने घर पर पसंद नहीं करती है या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए इसका आंसर जो चौथा सही होगा एकदम से। इसकी हम पढ़ लेते हैं। देखिए एक छात्र जो होता है वो अंतर्मुखी या बहुमुखी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो कृतिका घर पर अधिक बात नहीं करती जबकि विद्यालय में काफ़ी बात करती है। इस बात से पता चलता है कि वह ना तो अंतर्मुखी है ना ही बहुमुखी है। अंतर्मुखी बच्चा वो होता है, आपने क्लास में देखा होगा, जो क्लास में पढ़ने जाता है और चुपचाप बैठा रहता है। और बहुमुखी बच्चा जो होता है वो होता है जो हर जगह घुल मिल जाता है, कैसे भी स्वभाव में या किसी भी कंडीशन हो वो हर जगह घुल मिल लेता है। देखो संभव है कि वह घर पर बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यही कारण है कि विद्यालय में वह खूब बात करती है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए आगे, देखिए देख ही लेते हैं पूरा। यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे इसका जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका उद्देश्य के साथ संबंधित है? देखिए एक शिक्षक है तो उसको क्या है, अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने के लिए उसे किस चीज़ का प्रयास किया जाना चाहिए, उसे किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे कौन सा क्षेत्र संबंधित है? देखिए इससे संबंधित जो क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेग, चरित्र विकास एवं वृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मक रुचियाँ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय वस्तु एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं ताकि हम मोटिवेट हों थोड़े से। और बाकी इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल। तो धन्यवाद।